हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। और संपादकीय का आज का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रीय राजनीति पर कर्नाटक का असर। तो राष्ट्रीय राजनीति पर कर्नाटक राज्य का क्या असर है, कर्नाटक में जो चुनाव हो रहे हैं या उनका किस पार्टी पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या चीजें कुछ खास आज की संपादकीय से निकल कर आएंगी, ये तो हमें संपादकीय पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अपनी संपादकीय की तरफ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी 10 मई को राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। सबसे बड़ी बात कि चुनाव होना है 10 मई को, और वहां सीटें जो हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 224 है कर्नाटक में। तो यह चुनाव भले ही एक राज्य में हो रहा है, लेकिन इसके परिणामों की अनुगूंज राष्ट्रीय स्तर तक सुनी जाएगी। कर्नाटक दक्षिण में भाजपा का एकमात्र दुर्ग है और यहाँ पराजित होने पर दक्षिण में विस्तार की उसकी संभावनाओं को पलीता लगेगा, मतलब उसको हानि होगी। वहीं कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव निर्णायक बन गया है। लंबे अरसे के बाद गांधी नेहरू परिवार से इतर पार्टी की कमान संभालने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं। इसीलिए पार्टी और उसके अध्यक्ष की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है। राजनीतिक हाशिए पर चल रहे जेडएस के सामने भी अपनी ताकत साबित करने की चुनौती है कि वह राजनीतिक पंडितों द्वारा उसे खारिज करने के दावों को गलत सिद्ध करे। कांग्रेस के लिए तो यह चुनाव करो या मरो वाला बन गया है, क्योंकि उसका प्रदर्शन ही 2024 के आम चुनाव में उसकी संभावनाओं को दिशा देगा। बेहतर प्रदर्शन करने पर ही वह विपक्षी एकता की धुरी बन सकता है, अन्यथा राजनीतिक मोलभाव की उसकी शक्ति घट जाएगी। अभी तक के रुझानों के हिसाब से कांग्रेस के लिए कर्नाटक की राह अपेक्षाकृत आसान लग रही है। इसमें राज्य में भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल की भी एक अहम भूमिका है। वासवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है। वहीं टिकट वितरण में भी असंतोष स्पष्ट दिखा। क्षुब्ध नेता पार्टी से पलायन कर रहे हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में प्रभावी लिंगायत समुदाय से आने वाले जगदीश शेट्टार जैसे चेहरे भी शामिल हैं। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भाजपा को इसका कितना नुकसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देकर सत्ता विरोधी रुझान को थामने का दांव चला है। उसकी यह रणनीति अन्य राज्यों में भी फलदायी सिद्ध होती आई है। जहां तक लिंगायत समुदाय की बात है, तो पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा अभी भी इस तबके के सबसे बड़े और व्यापक स्वीकार्यता वाले नेता माने जाते हैं। कांग्रेस में सतही तौर पर तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन
पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पार्टी की प्रदेश इकाई के मुखिया डीके शिवकुमार के बीच खटपट किसी से छिपी नहीं। पिछले चुनावों में किंग मेकर बनकर उभरे जेडएस में भी टिकट वितरण को लेकर आक्रोश है। देवगौड़ा परिवार में भी खींचातानी जारी है। उस पर हद से ज्यादा परिवार केंद्रित होने के आरोप लग रहे हैं। देवगौड़ा परिवार पर देखा जाए तो तीनों ही दल किसी न किसी तरह की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। कर्नाटक की विखंडित राजनीति को देखते हुए यहाँ सत्ता के लक्ष्य पर निशाना लगाना आसान नहीं है। राज्य की राजनीति में यह विखंडन न केवल क्षेत्रीय आधार पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी दिखता है। उत्तरी कन्नड़ और तटीय इलाकों में जहां भाजपा की बढ़िया पैठ है, तो आंध्र से लगते मध्यवर्ती हिस्सों में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है और मैसूर वाले दक्षिण हिस्से में जेडएस या यूं कहें कि देवगौड़ा परिवार की ठीक ठाक पकड़ है। इस बिखराव का असर जनादेश में भी दिखता है। यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों में कर्नाटक में किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार सिर्फ एक बार बनी है। 2013 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि तब येदियुरप्पा ने भाजपा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था। अब देखना होगा कि क्या ये तीनों दल अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में अपना आधार बरकरार रखते हुए दूसरे क्षेत्रों में भी पैठ बनाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। राज्य के प्रभावी लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों को साधने में भी सभी दल अपनी कोशिश में लगे हैं। राज्य में करीब 16 से 18% संख्या लिंगायतों की है। कर्नाटक राज्य में ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहाँ पर 16 से 18% लिंगायत हैं और ये पिछले कुछ समय से भाजपा के पारंपरिक मतदाता माने जाते हैं। अब सेठियार जैसे नेता के कांग्रेस के पाले में जाने पर देखना होगा कि पार्टी को लिंगायत मतों में सेंध लगाने में कितनी सफलता मिलती है। इससे पहले सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री रहते हुए लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने की पहल की थी, जिसका उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। वहीं भाजपा सरकार ने इन दोनों समुदायों को साधने के लिए मुस्लिमों का 4% आरक्षण लिंगायत और वोक्कालिगा में 2-2% बांटने का फैसला किया, जिस पर फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। भाजपा ने इस बार पहले से कहीं अधिक वोक्कालिगा प्रत्याशी भी उतारे हैं। हालांकि देवगौड़ा परिवार को अभी भी वोक्कालिगा वर्ग का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधि माना जाता है और डीके शिवकुमार भी इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में ये सामाजिक समीकरण भी 13 मई को आने वाले चुनाव नतीजों की दशा दिशा तय करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि विधानसभा चुनाव के इन नतीजों के राष्ट्रीय स्तर पर भी निहितार्थ निकाले जाएंगे। यदि कांग्रेस को जीत मिलती है तो भाजपा के विरुद्ध विपक्षी एकता की कवायद नए सिरे से शुरू होती दिखेगी, जिसमें कांग्रेस को ज्यादा वजन मिलेगा। याद कीजिए, जब पिछली बार कांग्रेस और जेडीएस की संयुक्त सरकार बनी थी तो कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में गैर भाजपाई दल बेंगलुरु में
एक मंच पर दिखाई दिए थे। हालांकि किसी विधानसभा चुनाव के नतीजे को लोकसभा की संभावनाओं से पूरी तरह जोड़कर देखना भी उचित नहीं, क्योंकि दोनों चुनावों में मुद्दे और नजरिया अलग अलग होता है। पिछले आम चुनाव से ठीक पहले भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहां भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसी तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मुकाबले वहां लोकसभा में भाजपा को बड़ी कामयाबी मिली थी और कामयाबी मिली उसको, और वह भी तब जब कांग्रेस और जेडीएस ने वह चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था। बहरहाल कर्नाटक के परिणाम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि इस चुनाव अभियान के दौरान कौन से मुद्दे उभर कर राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श को आकार देंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का जो संपादकीय लेख था, लेखक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलो हैं और जिनका नाम है राहुल वर्मा। तो राहुल वर्मा जी का यह संपादकीय लेख रहा, जिसमें कर्नाटक में आगामी 10 मई को होने वाले चुनाव, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, पर चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में क्या संभावनाएं हैं, कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है और तीनों ही पार्टियां जो कि चुनाव से संबंधित हैं कि क्या कमियां हैं, इस पर आज की संपादकीय में चर्चा की गई थी। इसको समझने का प्रयास हम लोगों ने किया। तो संपादकीय, आज का संपादकीय हमें चुनाव की राजनीति से संबंधित कुछ जानकारियां देने का प्रयास कर रहा है, जिसका हम लोगों ने भी लाभ उठाया। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह मिलते हैं अगली संपादकीय में और देखते हैं कि अगली संपादकीय हमें क्या कुछ नई जानकारी देती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।